हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प सिद्धि यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आप यूपीएससी प्री और मेंस को किस तरह से टारगेटेड अप्रोच में पढ़ोगे, जिससे आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक प्लान बताऊंगा और वो डेली प्लान होने वाला है। आप सब्जेक्ट किस तरह से चूज करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। और उसी के साथ देखिए, इस प्लान को फॉलो कर कर आई नो कि बहुत सी चीज़ें आपको लगेगा गोल-गोल घूम रही है, लेकिन प्रिपरेशन इसी तरह से होती है। देखिए, पीवाईक्यूज़, सिलेबस, इनके इर्द-गिर्द ही हमारी प्रिपरेशन होती है। अगर आप इनसे भटक जाओगे, तो आप आपके अटेम्प्ट्स को वेस्ट कर दोगे। ये मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। आपको क्या चीज़ें नहीं करना है, मैं आपको बता देता। जैसे मेरे 2 अटेम्प्ट फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट मेरे वेस्ट चले गए थे, बिकॉज़ ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर गाइडेंस। अब यहाँ पर क्या हो गया था, प्री के ऊपर मैंने फ़ोकस किया, मेंस के ऊपर भी मैंने फ़ोकस किया था। लेकिन फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि मैं जब भी सिलेबस को कवर कर रहा हूँ, मैं पीवाईक्यूज़ को ही प्रैक्टिस करके जा रहा हूँ। यहाँ पर से मुझे 50 टू 60 मार्क्स आसानी से मिल जाते थे, लेकिन ये रेंज को मैं कभी क्रॉस नहीं कर पाया। दैट वाज़ बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करके जाओगे, आपको काफ़ी बार नोटिस होगा कि जब आप पीवाईक्यूज़ लगा रहे हो, तो आप काफ़ी आसानी से इन्हें सॉल्व कर पा रहे हो। लेकिन जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में जाते हो, तब आपको चीज़ें डिफ़िकल्ट लगने लग जाती है। दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब देखिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, इसी वजह से आपको ये चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही है। अभी क्यों होती है मैं आपको वीडियो में बताऊँगा ही, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है और यहाँ पर क्या मिस्टेक मैंने की, ये मैंने आइडेंटिफ़ाई कर ली। अब चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि अभी हमारे पास 7 मंथ का टाइम है। ओके, 7 मंथ्स टाइम वी हैव। अब हमें मेंस और प्री को किस तरह से टारगेट करना है। चलिए सबसे पहले हम मेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, मेंस में हमें लैंग्वेज के 2 पेपर, एक इंग्लिश और एक कंपल्सरी लैंग्वेज, ऐसे 2 पेपर देखने को मिल जाते हैं। तो इनके ऊपर तो मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये आपके ऊपर ही मीन्स डिपेंड होता है कि आप किस तरह से कौन-सी लैंग्वेज आप चूज़ कर रहे हो। क्या आपको वो लैंग्वेज आती है उतने एफिशिएंटली, तो आप इन 2 पेपर को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अब मेन फोकस आता है हमारे ऑप्शनल एसे जीएस 1, 2, 3, 4 पे। ओके, तो यहाँ पर जो आपका गेम चेंजर होता है, वो होता है ऑप्शनल एसे एंड जीएस 4। इन तीनों सब्जेक्ट को आपको काफ़ी अच्छे से करके जाना है। अगर अभी तक आपने मेंस की प्रिपरेशन शुरू नहीं की होगी, तो अब आज से आप मेंस की प्रिपरेशन इन 3 सब्जेक्ट के साथ शुरू कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शनल की, तो यहाँ पर आपको 1 एंड अ हाफ मंथ के अंदर आपके पूरे ऑप्शनल को कंप्लीट कर लेना है। बिकॉज़ देखिए, ऑप्शनल कुछ लोगों का काफ़ी बड़ा होता है और देखिए जैसे मेरा सोशियोलॉजी है, तो मैं काफ़ी कम टाइम के अंदर इसे कवर कर सकता हूँ और मैंने इस साल मेंस भी लिखा है। तो मेरे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो मैं इसे ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन के अंदर काफ़ी अच्छे से कवर कर लूँगा वापस। लेकिन बात आती है जब न्यू कमर्स मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आपको मिनिमम कहीं से भी आप अच्छी कोचिंग से कोचिंग ले लीजिए और ऑप्शनल को आपके 1 एंड अ हाफ मंथ के अंदर कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद एसे और जीएस-4 इन दोनों को इंटीग्रेटेड ही पढ़ना है। आजकल आपको फिलोसॉफिकल एसे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे और एथिक्स में भी हमें फिलोसॉफी वाला पार्ट होता ही है। तो यहाँ पर एक एज मिल जाती है अगर आप इन दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ते हो तो। एसे का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। अगर आप इन दोनों को अब जैसे एसे को आप स्ट्रक्चर वाइज़ पढ़ोगे और इन दोनों को इंटीग्रेट कर पढ़ोगे, तो आपका जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाएगी। तो इन तीनों को आपको एक साथ पढ़ना है और जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद इनकी प्रैक्टिस करना है। और जब हम अभी बात कर रहेंगे जीएस-1, जीएस-2 और जीएस-3 की, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इनमें से मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है हम प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले इनको खत्म कर देना है बिकॉज़ दीज़ आर नॉट इन योर प्रीलिम्स। और एक बार अगर आपने इन्हें पढ़ लिया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा ही सब कुछ भूल जाओगे, कुछ ना कुछ तो याद होगा ना? तो इसलिए इनको सबसे पहले खत्म कर देना है। बाद में जीएस-1, जीएस-2 और जीएस-3 के ऊपर जंप करना है। अब इन्हें किस तरह से पढ़ना है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ रूल्स को फ़ॉलो करना पड़ेगा। जैसे डेली आपको 8 से 10 आवर्स मिनिमम देने ही पड़ेंगे। ये मैक्सिमम पकड़ लीजिए आप, लेकिन मिनिमम आपको 6 टू 8 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे। अब जैसे मैं एक फुल टाइम एस्पिरेंट हूँ, तो मैं क्या करता हूँ,
मेरे दिन के 3 घंटे में मेरे ऑप्शनल के साथ बिता दो। देखिए मेरा ऑप्शनल गेम चेंजर है। सोशियोलॉजी आप काफ़ी सारे टॉपर देखोगे कि जो सोशियोलॉजी से ही टॉप करते हैं। तो मुझे पता है मेरा ऑप्शनल गेम चेंजर है, मैं सबसे ज़्यादा टाइम इसी के साथ बिताऊँगा। उसके बाद मिनिमम 3 घंटे मैं मेंस के लिए देता हूँ, क्योंकि सिर्फ़ प्रीलिम्स क्लियर करना यही हमारा मोटो नहीं है। हमें प्रीलिम्स को भी क्लियर करना है, मेंस को भी क्लियर करना है और इंटरव्यू को भी क्लियर करके हमारी ड्रीम जॉब को हासिल करना है। तो एक टारगेटेड अप्रोच के साथ हमें चलना पड़ेगा। ऑप्शनल को मैंने सही से टाइम दे दिया, मेंस को मैंने सही से टाइम दे दिया। अब बात आती है सीसैट की। बहुत से लोग सीसैट को इग्नोर कर देते हैं, तो सीसैट आपको इग्नोर कर देगा। ओके, ऐसी चीज़ें होती है, एलिमिनेट कर देता है सीसैट। आपके 100 के ऊपर भी मार्क्स रहे जीएस में, अगर सीसैट में 66 प्लस आप नहीं बना पा रहे, 67 मार्क्स आप नहीं बना पा रहे, तो सीसैट आपको एलिमिनेट कर देता है। तो ये चीज़ों से हमें बचना है। सीसैट को अच्छे से डेली आप, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप डेली 1 आवर दीजिए और अच्छे से कंसेप्ट को समझ लीजिए। पीवाईक्यू के बेसिस पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आपको किस तरह से सीसैट को सॉल्व करना है। तो मिनिमम 1 आवर आप यहाँ पर दीजिए और बाद में प्रीलिम्स के लिए आप 2 घंटे कम से कम देंगे ही। अब ये आप शफ़ल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको देनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, अब बात बता देता हूँ मैं आपको कि मेंस को आपको किस तरह से पढ़ना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए हम जीएस 4 की बात कर लेंगे। अब जीएस 4 में आपको सबसे पहले सिलेबस देखना पड़ेगा। वहाँ पर आपको एथिक्स और फिर एटीट्यूड किस तरह से होना चाहिए, मोरालिटी, ऐसे कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे। तो इन कीवर्ड्स को, इन की पॉइंट्स को आपको क्या करना है? आइडेंटिफ़ाई करना है। अब इन कीवर्ड्स के ऊपर से क्वेश्चन किस तरह से बने हैं, हमें पीवाईक्यू के बेसिस के ऊपर से पता चल जाएगा। अब यहाँ से हमें कौन से रिकरिंग थीम्स है, ये भी समझ में आ गए। अब इन रिकरिंग थीम्स के हम क्या कर देंगे? नोट्स बना लेंगे। अब ये नोट्स, आई नो कि 70 टू 80 पेजेज़ तक चले जाएँगे। लेकिन जब आप मेंस देने की बात करोगे, तब आपको एक ही दिन में, देखिए सुबह भी पेपर होता है और शाम में भी पेपर होता है। जीएस जो एसे और जीएस 1, 2, 3, 4 होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक पेपर हो जाते हैं, क्योंकि सुबह भी देना पड़ता है और शाम में भी देना पड़ता है। तो इनके वजह से देखिए हमें जो चीज़ों को रिवाइज़ करना है, उसके लिए टाइम नहीं मिलता। बिकॉज़ दीज़ पेपर आर मोस्ट हेक्टिक पेपर। तो चीज़ों को रिवाइज़ करना है, इसलिए हमें इनके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब वो शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपने टॉपिक को आइडेंटिफ़ाई किया, नोट्स बना लिए, उसके बाद क्या करोगे आप? ठीक है, आपके नोट्स बन गए, उनको रिवाइज़ करोगे और फिर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे। अब यहाँ पर जब आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा वीक एरिया कौन-सा है, कौन-सी चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही। तो इन याद नहीं आने वाली चीज़ों को क्या कर दोगे आप? नोट्स के फॉर्मेट में शॉर्ट फॉर्म में लिख दोगे कहीं पर। ये चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, ये एग्ज़ाम्पल मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे यहाँ लिख के रखना है। तो ये लिख के रखोगे आप, तो आपके पास शॉर्ट नोट्स आपके रेडी हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है? टेस्ट, मॉक टेस्ट देना है। अब प्रैक्टिस मस्ट है। जब आप पीवाईक्यू दोगे तो आपको एक लैंग्वेज समझ में आ जाएगी कि एग्ज़ामिनर की लैंग्वेज किस तरह से है। उसको आप टेस्ट के ऊपर अप्लाई करके देखिए, ओके? तो इससे आपकी मेंस की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। अब इसके बाद करते हैं हम बात प्रीलिम्स की। देखिए प्रीलिम्स में ना हमें मोस्टली देखने को मिलता है कि जो हमारा कट ऑफ है, वो कट ऑफ 80 से 100 के बीच में होता है। अब इत अब इतने 2-3 सालों में आपको देखने को मिला होगा कि 100 के ऊपर कभी कट ऑफ तो गया नहीं। अभी इस साल का भी कट ऑफ जो है, वो मोस्टली 92 या फिर 94, 96 के लगभग-लगभग होगा। 100 के ऊपर नहीं गया होगा। दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द टफनेस ऑफ द पेपर। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें एलिमिनेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप मिल जाता है। जैसे देखिए बच्चे ही काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेट सीसेट की वजह से हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 110 मार्क गेन करने हैं, ये अप्रोच लेकर चलना है। अब 110 मार्क हमें सभी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करते हुए नहीं चलना है। जो टारगेटेड अप्रोच है हमें इसको फ़ोकस करना है और वो टारगेट किस तरह से फिक्स करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे 15 से 20 क्वेश्चन हमें पॉलिटी से देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसी बात तो है नहीं कि 15 से 20 क्वेश्चन सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ जाएँगे। अब यहाँ पर कैटेगरीज़ होंगी, कुछ ईज़ी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ डिफ़िकल्ट होंगे। अब पॉलिटी इज़ द बेसिक सब्जेक्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन और ये मैं अज़्यूम कर ही रहा हूँ कि आपको 20 में से कम 15 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट होने ही चाहिए। अब देखिए 15 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हो रहे हैं तो आपको 30 मार्क्स अकेले पॉलिटी से मिल रहे हैं। अब 110 में 30 माइनस कर दिए तो कितने बचे? 80, 80 मार्क्स बचे, बराबर है? अब देखिए 30 मार्क्स आपको पॉलिटी से मिल जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमी।
इकोनॉमी में हमें 18 से 20 क्वेश्चन ये फिक्स होता है कि इतने मिनिमम क्वेश्चन फिक्स होता है, मतलब ऐसा मुझे मैं जब पीवाईक्यूज़ को देख रहा हूँ तो 18 से 20 क्वेश्चन मुझे हर साल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, इसमें से 4 से 5 ईज़ी क्वेश्चन होते हैं, 7 से 8 मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं ऑन द टॉपिक्स लाइक सीआरआर, एसएलआर, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, जीडीपी, जीवीए, ओके? इन पे से हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन के ऊपर फॉलो फोकस करना है। अगर समझ लीजिए यहाँ से 15 ही क्वेश्चन आ गए, 15 क्वेश्चन में से 2 से 3 डिफिकल्ट रहे, लेकिन बाकी 11 से 12 क्वेश्चन 11 से 12 क्वेश्चन क्या हो गए? ईज़ी कैटेगरी के हो गए। तो हमें ईज़ी टू मॉडरेट क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करना है ना, हम इन डिफिकल्ट क्वेश्चन के ऊपर जाकर हमारा टाइम क्यों वेस्ट करें? ऐसा नहीं है, अगर आपको आते होंगे तो आप कीजिए, नहीं आते होंगे तो इनके ऊपर टाइम वेस्ट मत कीजिए। वेस्ट इन द सेंस कि यहाँ पर जो आउटपुट रेशियो आता है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। करंट अफेयर आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा वास्ट होते हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनता है ये हम पीवाईक्यू के बेसिस पे तो समझ में आता है। लेकिन उसको कवर किस तरह से करना है, उसकी लैंग्वेज किस तरह से समझना है, ये जब आप पेपर देते हो, जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठते हो, तब थोड़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर फोमो क्रिएट हो जाता है। तो हमें फ़ोकस क्या करना है, ईज़ी टू मॉडरेट क्वेश्चन के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दें। तो यहाँ पर हमें पता है 4 से 5 ऐसे हम 10 से 12 क्वेश्चन तो हम यहाँ पर ईज़िली ग्रैब कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कितने पता चल रहे हैं कि 24 टू 20 मार्क्स हमें ईज़िली मिल जा रहे हैं। यहाँ पर मतलब 2 सब्जेक्ट से हमें 50 मार्क्स तो ईज़िली हम निकाल पा रहे हैं। नेक्स्ट आ गए हमारा एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में देखिए हम 15 क्वेश्चन मोस्टली हम एग्ज़ामिनेशन में देख पा रहे हैं। अब इन 15 क्वेश्चन में से भी देखिए 7 से 8 क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि जो शंकर आईएएस और हमारे पीवाईक्यूज़ हैं, इनसे हम ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये नंबर बढ़ भी सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन और रिपीटेड थीम्स के ऊपर क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आप कोई अगर एनिमल टाइप्स या फिर फ्लोरा और फौना भी देखोगे, तो यहाँ पर से चीज़ें आपको ज़्यादा रिपीट होती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर से आप 8 प्लस क्वेश्चन तो ईज़िली सॉल्व कर ही सकते हो। तो यहाँ पर से हमें 16 मार्क्स आसानी से मिल जा रहे हैं। तो मीन्स 66 मार्क्स यानी कि 70 मार्क्स के लगभग-लगभग हम 3 सब्जेक्ट से आसानी से पहुँच सक रहे हैं। अब बचे कितने? 40 मार्क्स। 40 मार्क्स आप इन 4 सब्जेक्ट से क्या आप निकाल नहीं पाओगे? फिज़िकल ज्योग्राफी से देखिए आपको 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से मिल जाते हैं जो ईज़ी ग्रैबिंग मार्क्स होते हैं। ओके? जो सिर्फ़ कंसेप्चुअल बेसिस पर होते हैं, तो ये 4 से 5 क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होते हैं। आप यहाँ पे भी 10 मार्क्स ईज़िली ग्रैब कर सकते हो। नेक्स्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं मार्क्स तो गिनवा रहा हूँ, लेकिन उसी के साथ आपको ये बात भी बता रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे ज्योग्राफी में फिज़िकल ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट में शंकर आईएएस एंड पीवाईक्यू, इससे आपके आराम से 8 प्लस क्वेश्चन सही हो ही जाएँगे। इन इकोनॉमी में देखिए इन टॉपिक से क्वेश्चन आते ही है। नेक्स्ट हिस्ट्री में आपको क्या करना है, एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर इन पे थोड़ा कम फोकस करना है। मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। ये एग्ज़ामिनर का ट्रैप होता है कि आप इनके ऊपर टाइम वेस्ट करो ज़्यादा। बिकॉज़ देखिए इनका जो आउटपुट रेशियो निकलता है वो काफ़ी कम होता है। ये एग्ज़ामिनर एक ही एक क्वेश्चन बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और गुप्ताज़ और मौर्यस पे बनाकर थक गया है। उसे कुछ नया बनाना है, तो वो हर साल कुछ ना कुछ नया लेकर आ जाएगा। तो इन्हें हमें उतना ही पढ़ना है जितना सब पढ़ रहे हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन हमें आने चाहिए। ये चीज़ हमें करनी है बस, उसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पर आउटपुट रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर हमें उतना ही करना है जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा फोकस हमें देना है मॉडर्न हिस्ट्री पे। यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन ईज़िली मिल जाएँगे। तो आप इन्हें यहाँ पर आसानी से ग्रैब कर सकते हो। ओके? तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। एंशिएंट, आर्ट एंड कल्चर और मिडीवल इसको आपको उतना ही करना है जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज़ अबाउट साइंस। अब देखिए साइंस को आपको करंट अफेयर यानी कि हमारे पीटी 365 और बेसिक फंडामेंटल से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 5 से 6 आसानी से मिल जाते हैं। तो आपको इनको तो सही करके ही आना है, लेकिन बेसिक जो फंडामेंटल और पीटी 365 से आते हैं, ओके? इनके जो कांसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इनको भी सॉल्व करने का फुल ट्राई करना है। ओके? तो यहाँ पर से भी आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अब देखिए जो ईज़ी ग्रैबिंग मार्क्स है मैं सिर्फ़ वही आपको बता रहा हूँ। अब इससे आपको आसानी से 80 से 100 तक मार्क्स आसानी से मिल जाएँगे। अब इन्हें हमें क्या करना है, ग्रैब करना है। अब उसके ऊपर जो आप ताकत लगाओगे करंट अफ़ेयर्स के थ्रू या फिर आपके जो इंटीग्रेशन है प्रिपरेशन की करंट अफ़ेयर्स प्लस स्टैटिक, इनके थ्रू जब आप खुद की जब मेहनत लगाओगे, देन यू कैन ईज़िली गेट 100 एंड प्लस मार्क्स। अब मैथ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कुछ, यहाँ पर आपको करंट और स्टैटिक दोनों से देखने को मिलेगी।
करंट से देखिए आपको कॉन्फ्लिक्ट वाले रीजन जैसे कि मेडिटेरियन सी, रेड सी या फिर नॉर्डिक कंट्रीज़, यहाँ पर देखिए हमेशा कुछ ना कुछ शुरू रहता है, जिसके कारण यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखिए ये फिक्स्ड एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन होता ही है, तो हमें पता है ना ये चीज़ों से क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें इनको लेफ्ट करना ही क्यों है, इन्हें छोड़ना ही क्यों है? तो हम ये करके जाएँगे, यहाँ से ईज़ी मार्क्स हम ज़रूर लेकर आएँगे, तो यहाँ से मार्क्स मिलेंगे हमें। स्टैटिक में हमें पता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। पीवाईक्यूज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ से बार-बार क्वेश्चन बन रहे हैं, जो यहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क न्यूज़ में है, उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब ये चीज़ें हम देखकर इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, तो इन्हें इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। मैंने मेरे प्रिपरेशन में यही गलती कर दी थी कि जो चीज़ मुझे पता है, उनको सिली मिस्टेक के थ्रू मैं गलत करके आया था। ये चीज़ मुझे पता है कि ये चीज़ आने ही वाली है, तभी भी मैं इसे पढ़कर नहीं जाऊँगा, तो मैं मेरे अटेम्प्ट को वेस्ट ही करने वाला हूँ। सो ये चीज़ आपको नहीं करना है और बेसिक जो फंडामेंटल्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके, सो दिस वाज़ अबाउट दिस वीडियो और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से चीज़ों के ऊपर गलती नहीं करना है। अब देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आई विल हेल्प यू इन दैट। अब देखिए प्रिपरेशन में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो मुझे पता है चीज़ें किस तरह से वर्क करती है। इस साल मैंने मेंस लिखा है एंड आई एम होपिंग फॉर द पॉजिटिव रिजल्ट बिकॉज़ इस साल मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से चीज़ों के ऊपर वर्क किया है एंड आई एम जस्ट होपिंग गाइज़ कि मुझे इंटरव्यू का कॉल भी आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड देखिए, जो मैंने मिस्टेक की वो आप मत कीजिए और आपके अटेम्प्ट को बचा लीजिए। ये बस मेरा कहना है और अगर आपको मेरे तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए होगी आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं मेरे तरफ से जो भी कंसेप्ट या फिर जो भी आपको कहीं पर भी डिफ़िकल्टी आ रही होगी, तो वहाँ पर मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर कोई एस्पिरेंट एमपीएससी की भी तैयारी कर रहा होगा, तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकता है। इस चैनल पर मैं एमपीएससी के रिगार्डिंग भी वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ, वहाँ पर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों कवर कर लिया है। सो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपको कुछ भी हेल्प लगे तो मुझे बेझिझक बताइए।